नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त तो चला है टॉप अपडेट का। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की है। चर्चा नहीं कराए जाने की वजह से दोनों सदनों में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। इस बीच केंद्र सरकार ने वंदे मातरम पर इसी हफ्ते संसद में विशेष चर्चा कराने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसी हफ्ते लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके लिए 10 घंटे का समय अलॉट किया है। ऐसी उम्मीद है कि पीएम मोदी उस चर्चा में भाग लेंगे। सपा नेता जावेद आबदी ने भाजपा सरकार पर लगाए संगीन आरोप। बोले कि भाजपा एसआईआर के नाम पर बहुत बड़ी साजिश कर रही। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जगह जगह जाकर इस साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता व नेता नफरत फैलाने का काम करते हैं। वह मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से आग निकलती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेताओं के मुंह से प्यार का सावन बरसता है। वहीं सपा सांसद कमाल अख्तर ने बताया कि 16 करोड़ वोटरों की एक महीने में एसआईआर कराई जाना ये बहुत बड़ी साजिश के तहत कार्य किया जा रहा है। सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे, जहां हेलीपैड पर गन्ना मूल्य को लेकर किसानों ने सीएम का आभार जताते हुए उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की किसान हितैषी सरकार है और गन्ने के मूल्य को लेकर किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी किसानों के हितों में निर्णय लेते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ 2027 को लेकर संतों के उठे सवाल पर कहा कि इस कुंभ में सभी संतों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2021 का कुंभ कोविड की भेंट चढ़ गया था। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का जल्द निस्तारण किया जाएगा और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मंत्री जोशी ने उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात में आश्वासन दिया। आपको बता दें, पूर्व सैनिक कल्याण निगम के जरिए प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं उपनल कर्मचारियों ने 15 दिनों तक आंदोलन कर अपनी समस्याओं के समाधान की सरकार से मांग की है। सरकार के सकारात्मक का आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारी ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव का बिगुल बज गया है। आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। अजनाला में नॉमिनेशन सेंटर तैयार है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चुनाव शांति से कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज से नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने का प्रोसेस से शुरू हो गया है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिसंबर को नॉमिनेशन पेपर की जांच होगी, जबकि 6 दिसंबर को जो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं वे अपने पेपर वापस ले सकेंगे। वहीं पंजाब पुलिस ने ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए कड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता शादीपुर के प्रधान बूटा सिंह शादीपुर ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब में होने जा रही ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा का घर घर जाकर हम विरोध करेंगे, क्योंकि दोनों सत्ताधारी भारतीयों ने अभी तक पंजाब के हित के लिए और लोगों के लिए कोई भी काम नहीं किया है। किसानों ने पहले भी 1.25 साल मोर्चा लगाकर अपनी मांगों को बनवाया था। गांव के लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जाएगा। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों का वह डट कर विरोध करें। जनपद संभल के चौरना कंबो में आयोजित हो रहे कल्की महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मीडिया से बात की है। वाइफ, बीवी और पत्नी की चर्चा वाले सवाल पर रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने जो कहा वो शास्त्रीय कहा है। या अंग्रेजों से पूछो कि तुमने ऐसी व्याख्या क्यों लिखी, और सही भी यही है कि पत्नी ही मुख्य है। हम भारत की बात करते हैं ना, तो भारत में बीवी स्वीकृत है ना ही वाइफ स्वीकृत है। यहाँ तो पत्नी होती है जो पति को पतन से बचाती है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने चुनौती दी कि कोई भी विद्वान अंग्रेजी के वाइफ शब्द की ऐसी व्याख्या बता दे तो मैं अपना त्रिदंड गंगा जी में फेंक दूंगा।
कानपुर देहात से कैसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक तरफा प्रेम, जुनून और अंधविश्वास ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। वशीकरण के नाम पर ठगी और फिर खौफनाक हत्या। शिवली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा केवल 72 घंटे में कर दिखाया। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। अरसदपुर निवासी राजा बाबू एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की की शादी अप्रैल 2025 में कहीं और हो जाने के बाद वह मानसिक रूप से टूट चुका था। इसी कमजोरी का फायदा उठा लिया उसके तांत्रिक दोस्त नीलू गौतम ने, एक ऐसा शातिर कथित भगत जो वशीकरण के नाम पर लोगों के दिमाग से खेलता था। बोकारो से खबर है, जहां चास थाना क्षेत्र के शांति नगर के रहने वाले हर्ष कर्मकार के घर टाइल्स मार्बल का काम करने आए चास नगर निगम वार्ड नंबर 6 के रहने वाले पंकज महतो कल से ही लापता हैं। कल वह यहां काम करने आया था। शाम को वह अपने घर नहीं पहुंचा और आज सुबह पंकज महतो का छत विछत शव झरिया ओपी थाना अंतर्गत पुलिस को मिला है। वहीं पुलिस ने आरोपी हर्ष कर्मकार को हिरासत में लिया। तब तक लोगों की भीड़ ने आरोपी पर पुलिस के सामने ही हमला कर दिया गया और जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने आरोपी की मां के ऊपर भी हमला करते हुए पिटाई की है। पुलिस काफी मशक्कत के बाद भीड़ से बचाते हुए आरोपी को निकालकर अपने साथ ले गई। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पारिवारिक विवाद के मामले में थाने बुलाई गई बुजुर्ग महिला की नातिन से थाना परिसर के अंदर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा की गई अभद्रता के बाद अचानक हालत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग महिला की अचानक हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा काट दूसरे पक्ष के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। शेरकोट नेशनल हाईवे पर हुआ भयंकर सड़क हादसा, जिसमें तेज रफ्तार डीसीएम ने पिकअप और बाइक को उड़ा दिया। बताया जा रहा है इस भयानक हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और आसपास चीख पुकार का माहौल हो गया। हादसे में पिकअप पलटी गई और बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि हाईवे वन वे होने के कारण यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। थाना शेरकोट के नेशनल हाईवे पर मुबारकपुर कुंडे के पास का पूरा मामला है। दिबियापुर के गांव गौरी किशनपुर की एक 42 वर्षीय महिला एकला देवी किसी काम से औरैया आई थी। उस दौरान उसने एक चाट के ठेले पर गोलगप्पे खाने शुरू किए, लेकिन गोलगप्पे खाने के दौरान उसका जबड़ा खिसक गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। काफी देर कोशिश करने के बाद जब महिला का मुंह बंद नहीं हुआ तो उसे संयुक्त चिकित्सालय औरैया ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन इस दौरान उसका मुंह खुला का खुला रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। यह अजीबोगरीब घटना लोगों में चर्चा का विषय बन गई। जनपद के सिविल लाइन उपकेंद्र पर बिजली बिल राहत योजना कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप 1 दिसंबर से लागू हुआ। योजना के अंतर्गत घरेलू 2 किलोवाट तक और वाणिज्यिक 1 किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जाएगी। बिजली विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार लेट पेमेंट सरचार्ज ब्याज में 100% की छूट योजना की अवधि तक मान्य होगी। इस योजना के प्रमुख बिंदु में से लंबित बिल वाले उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के आधार पर ब्याज माफी मिलेगी। एक मुश्त भुगतान पर अधिकतम राहत और किश्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा और 2000 से 7000 रुपए तक के बकाया बिल वालों को चरणबद्ध छूट मिलेगी। मामला कन्नौज जनपद के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर दहेज लोभियों ने एक युवती के अरमानों पर पानी फेर दिया। मामला इंदरगढ़ क्षेत्र के रामपुर मंझला गांव का है। भले ही दहेज प्रथा को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए गए हों, लेकिन लोग इसका शिकार लगातार हो रहे हैं। रामपुर मंझला गांव में कन्या 5 लाख रुपए नकद न देने पर दहेज लोभी बारात नहीं लाए। दुल्हन के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी का रिश्ता मध्य प्रदेश के जनपद कोतवाली भिंड के गाँव निवासी युवक के साथ तय किया था। मजिया के सामने दहेज भी तय हो गया था। रविवार को बारात आनी थी। देर शाम दूल्हे के पिता ने फोन पर 5 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने असमर्थता जताई तो बारात लाने से इनकार कर दिया। पूरी रात वह लोग बारात आने के इंतजार में बैठे रहे। दावत में बारात के स्वागत में खाने पीने की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन नाश्ता और खाना धरा का धरा रह गया। सुबह तक बारात नहीं आई तो दुल्हन के पिता थाने पहुंचे।
पीलीभीत पुलिस ने मानवता की मिसाल दी है। डायल 112 पर तैनात 2 सिपाहियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को डायल 112 पर तैनात आयेद्र सिंह यादव व बनवारी लाल गौतम ने डायल 112 की गाड़ी से अस्पताल लाए। पुलिस के इस कार्यशैली के क्षेत्र में सराहना हो रही है। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में तैनात है डायल 112 का मामला। जहां देश भर में लागू किए गए नए लेबर कोड्स को लेकर देहरादून में उप मुख्य श्रमायुक्त शुभ्रा त्यागी गोयल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि पहले 29 अलग अलग और जटिल श्रम कानून लागू थे, जिन्हें अब समेकित कर 4 सरल लेबर कोड्स बनाया गया है। त्यागी ने कहा कि कई पुराने कानून 1923 और 1947 जैसे वर्षों के थे, जो आधुनिक समय और तकनीक के अनुरूप नहीं थे। नए कोड में सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम वेतन व्यवस्था में किया गया है। अब वेतन केवल 7 शेड्यूल्ड रोजगारों पर आधारित नहीं रहेगा, बल्कि सभी श्रमिकों पर समान रूप से लागू होगा। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर निवासी विपुल बन्ना ने पुलिस को तहरीर देकर अपने भाई अमन बन्ना और नमन बत्रा पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मारपीट में विपुल बत्रा और उनकी पत्नी घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया है, जिसके बाद आज सोमवार को करीब 4 बजे विपुल बत्रा को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि विपुल बत्रा गणेशपुर में अपनी दुकान चलाते हैं। वहीं आरोप है कि विपुल बत्रा आज शहर से बाहर गए थे। आरोप है कि इसी दौरान उनके 2 भाइयों के द्वारा उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर कब्जा करने का प्रयास किया गया। दुकान में तोड़फोड़ करने का जब विपुल बत्रा की पत्नी ने विरोध किया, तो आरोप है कि अमन बत्रा और रमन बत्रा ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर बॉर्डर पार से चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर पाकिस्तान से जुड़े एक हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 मॉडर्न पिस्टल बरामद की है, जिनमें 3 PX-5 और 4 30 बोर की पिस्टल शामिल है। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन कई दिनों की निगरानी और खुफिया प्रयासों के बाद सफल हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गैंग पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर के इशारों पर काम करता था, जो व्हाट्सएप के जरिए तस्करों को निर्देश भेजता था। हथियारों के डिलीवरी पॉइंट और पिकअप लोकेशन उसी हैंडलर द्वारा तय किए जाते थे। देवघर जिले में तेजी से बढ़ रही अवैध लकड़ी कटाई अब प्रशासन की आंख की किरकिरी बन चुकी है। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक ऐसे कई अनधिकृत आरा मिल धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि जंगलों को भी बर्बादी की कगार पर धकेल रहे हैं। जिला वन कार्यालय के अनुसार पूरे जिले में मात्र 40 मिल अधिकृत है, लेकिन हकीकत यह है कि सैकड़ों अवैध आरा मिल गांव देहात में छिपकर चालू है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि घने और मजबूत पेड़ों की कटाई खुलेआम हो रही है। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजंत्री की अध्यक्षता में बीते कल 1 दिसंबर 2025 को समहरणालय ब्लॉक स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्ति विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त द्वारा सेवानिवृत्त हुए कुल 14 शिक्षकों को मोमेंटो शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जानकारी दें कि जिला का इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों को उनके सेवानिवृत्ति के ही दिन सेवानिवृत्ति के सारे लाभ भी दे दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रांची के चर्चित सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी मिली है कि ईडी ने सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के बदले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मामले में छापेमारी की है। इस मामले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ उसके सहयोगियों के खिलाफ मंगलवार को सुबह ही जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर ईडी के अधिकारियों ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और संदिग्ध हवाला ऑपरेटर नरेश कुमार केजरीवाल उनके कुछ पारिवारिक सदस्यों और सहयोगियों के रांची, मुंबई और सूरत स्थित परिसरों के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही है।
साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर जांच तेज कर दी है और इस मामले से जुड़े 11 लोगों को समन जारी कर रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इनमें साहिबगंज के माइनिंग अफसर, खनन कारोबारी और ठेकेदार भी शामिल हैं, तो वहीं बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बहड़हरवा इलाके के कई कारोबारी भी इस सूची में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला कांड संख्या 85/2020 के आधार पर शुरू हुआ था। इसी के आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की और अब तक एजेंसी 30 जून 2025 तक इस प्रकरण में जांच पूरक 5 पूरक चार्जशीट अदालत में दाखिल कर चुकी है। फिलहाल के लिए टॉप अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।